नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कर्नाटक यादगीर में नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के आधुनिकीकरण का किया शुभारंभ। 10,000 क्यूसेक क्षमता वाली नहर परियोजना से 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की जा सकती है सिंचाई। यादगीर के अलावा विजयपुर और कुलबुर्गी जिले के तकरीबन 560 गांवों के 3 लाख से अधिक किसानों को होगा लाभ। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झारखंड में ग्रामीण उद्यमी योजना के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 जनजातीय महिलाओं को किया सम्मानित। कहा, कौशल भारत के भविष्य के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आत्मनिर्भर गांवों, पंचायतों और जिलों से ही होगा पूरा। गुजरात सरकार फरवरी से शुरू करेगी जल संचय का अभियान। योजना का राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है सरकार का लक्ष्य। पहले से चल रहा अभियान अब 2-3 महीने पहले ही होगा शुरू। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उत्तर प्रदेश वाराणसी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान मेले का किया उद्घाटन। कहा, उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ही कृषि उत्पादों का हो रहा है निर्यात। असंतुलित रसायनों का प्रयोग और गिरते भूजल स्तर चिंता का विषय। मिलेट्स को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की कवायद शुरू। आईटीसी अब शुरू कर रहा है मिशन मिलेट्स। नए मिशन में एफपीओ को की जाएगी मदद। दिल्ली में मिलेट्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन में देसी विदेशी मेहमानों के लिए पूरा खाना ही बना मिलेट्स पर आधारित। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की 1 दिवसीय यात्रा पर यादगीर जिले के कोडेकल पहुंचे। उन्होंने नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तारीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। 10,000 क्यूसेक क्षमता वाली नहर परियोजना से 4.5 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। इससे यादगीर के अलावा विजयपुर और कुलबुर्गी जिले के तकरीबन 560 गांवों के 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। परियोजना की कुल लागत लगभग 4700 करोड़ रुपए की है। परियोजना की वजह से ऐसे इलाके भी सिंचित हो गए जहां तक पानी पहुंचाना काफी मुश्किल था। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर, माइक्रो इरिगेशन पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में 70 लाख हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया गया है। कर्नाटका में भी इसको लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है। आज कर्नाटका में माइक्रो इरिगेशन से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उससे 5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा। डबल इंजन सरकार भूजल के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी बड़े स्तर पर काम कर रही है। अटल भूजल योजना हो, अमृत सरोवर अभियान के तहत हर जिले में 75 तालाब बनाने की योजना हो, या फिर कर्नाटका सरकार की अपनी योजनाएं, इससे जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। इसके तहत 117 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ये 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की परियोजना है। इसके बन जाने से 700 से अधिक ग्रामीण बस्तियों और यादगीर जिले के 3 शहरों के लगभग 2.3 लाख घरों को पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा। जल जीवन मिशन में भी दिखता है। 3.5 साल पहले जब ये मिशन शुरू हुआ था तब देश के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन था। आज देश के लगभग, ये आंकड़ा याद रखना,
हम जब सरकार में आए थे तब 3 करोड़ घरों में, आज देश के लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से जल आने लगा है। यानी हमारी सरकार ने देश में 8 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है और इसमें कर्नाटका के भी 35 लाख ग्रामीण परिवार शामिल हैं। और अब सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता आदित्य से। जी आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को उपहार दिया है आधुनिकीकरण का, साथ ही साथ विकास को गति देने के लिए कई परियोजनाओं का उन्होंने यहां पर आधारशिला रखी है। और इससे किस तरह का लाभ कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में, क्षेत्रों में आप समझते हैं कि होगा? विकास को कितनी गति मिलेगी? मिशन में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज कर्नाटक के किसानों के लिहाज से अगर समझे, यादगीर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंचाई को लेकर अगर देखें तो एक बड़ी परियोजना कि नारायणपुर कैनाल योजना जो है, इस योजना से करीब 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है जी आदित्य होनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को उपहार दिया है आधुनिकीकरण का, विकास को गति देने के लिए यहाँ पर कई परियोजनाएं जो है उनकी आधारशिला रखी गई, शुभारंभ किया गया है। पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना का 10,000 क्यूसेक क्षमता वाली नहर परियोजना से भी यहां पर लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। इस बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन था, यूं कहें कि यादगीर के लिए यादगार दिन था आज का दिन। अगर देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को लेकर, योजनाओं को लेकर यादगीर पहुंचे थे। और खासकर किसानों के लिहाज से अगर समझे तो नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल जो है, जिसके विस्तारीकरण, डिजिटलीकरण और मॉडर्नाइजेशन का काम हुआ था और उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये वो कैनाल है जो 10,000 क्यूसेक पानी देगा। ये वो कैनाल है जो यादगीर और आसपास के 6 जिलों की अगर बात की जाए और कर्नाटक के एक बड़े हिस्से की अगर बात की जाए तो यहाँ के करीब 3 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे तौर पर लाभ देगा। सिंचाई का रकबा जो है वो 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप की संकल्पना के साथ जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल जो है वो है। और किस तरीके से पानी का सदुपयोग हो, पानी बर्बाद ना हो और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल उसके अंतिम पंक्ति में लोगों तक पहुंचे और उसके बैक वाटर तक से लगातार पानी बना रहे, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण और बहुत बड़ा परियोजना जो है वो देश के सामने ये कैनाल रहेगी। बड़ी अत्याधुनिक ये पूरी कैनाल है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस क्षेत्र में कृषि को लेकर खासकर मोटे अनाज पे काफी काम होता है, कॉटन की अगर बात की जाए या चिली की बात की जाए तो यहाँ पर उसकी पैदावार अच्छी खासी होती है। ऐसे किसानों के लिहाज से अगर समझी तो ये परियोजना सिंचाई के क्षेत्र में जब बढ़ेगा कृषि की आय दोगुनी करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जी आदित्य, जो नहर परियोजना है इससे एक बहुत बड़े क्षेत्र की जो समस्या थी पानी की, सिंचाई की, उसको लाभ पहुंचेगा। और ऐसे में इस इलाके में अब किसानों को क्या उम्मीदें हैं कि अब वो किस तरह से खेती कर पाएंगे, किस तरह से माइक्रो इरिगेशन की भी बात की प्रधानमंत्री ने, तो किसानों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है इस परियोजना को लेकर? देखिए, बहुत उत्साह है। किसान के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। और किसान जब रात भर पानी फेरता है अपने खेतों पे और चिंता करता है कि कब पानी आएगा और किस तरीके से वो प्रत्येक खेत को पर्याप्त पानी दे पाएगा। लेकिन इस तरीके की परियोजनाएं जब होती हैं वो कृषि की आय दोगुनी करने में, अगर आप सोचिए किसान अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी रीढ़ होते हैं और जब किसान की आय बढ़ेगी, किसान की खेती की आय दोगुनी होगी तो स्वाभाविक सी बात है उस राज्य की आय दोगुनी होती है, उस राज्य की विकास दर बढ़ती है। और जब उस राज्य की विकास दर बढ़ती है तो फिर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को भारत देख रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंड लेवल से यहीं से शुरू होती है। किसान बेहद खुश है, खासकर महिला किसानों से लगातार बात कर रहे हैं। वो महिला किसानें जो किसानों में खेतों में पसीना बहाती है, दिन रात मेहनत करती है, आज उनकी जो जमीन जहाँ पहले कभी पानी की समस्या उनके सामने होती थी, आज उस जमीन पर पानी अब वो पहुंचना शुरू होगा।
एक जिसे कहें कि एक अत्याधुनिक डैम किस तरीके से काम कर सकता है, जी आदित्य जी, तस्वीर किस तरीके से हो सकती है, वो तस्वीर इस नारायणपुर कैनाल की अगर बात की जाए तो वहाँ देखने को मिल रही है। जी जी आदित्य, जैसे कि आदित्य ने हमें बताया कि कर्नाटक के किसानों को बहुत लाभ इस परियोजना से पहुंचने वाला है और जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में अभी तक पानी की काफी परेशानी थी, उनको भी इस परियोजना के तहत पानी मिलना अब आसान रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार नए भारत, नए अवसर और नई समृद्धि उद्देश्य के साथ आज कौशल विकास एवं उद्यमिता के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। उस समय उनके मन में यही था कि आने वाले दिनों में इससे नए अवसर पैदा हों, जिससे नई समृद्धि आए। और गुजरात सरकार जल संचय अभियान को और भी गति देगी। इसके लिए हर साल मार्च अप्रैल से शुरू होने वाला जल संचय अभियान इस साल से 1 फरवरी से शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सुजलाम सुफलाम जल अभियान की सफलता के कारण मार्च अप्रैल की जगह इस बार 1 अप्रैल से ही जल संचय अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना का राज्य के किसानों को महत्तम लाभ मिले। उन्होंने कहा कि गुजरात में वर्ष 2018 से शुरू हुआ सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 5 चरण सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। जन भागीदारी के जरिए इस अभियान में पिछले 5 साल के दौरान राज्य भर में जल संग्रह के लिए 74,510 काम पूरे हुए। इसके कारण जल संग्रह की क्षमता 86,199 लाख घन फीट वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के 33 जिलों के 26,981 तालाबों का गहरीकरण भी किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया। शाही ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी से ही हमारे देश में आज खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता होने के साथ साथ निर्यात करने की दिशा में भी अग्रसरता है। असंतुलित रसायनों का प्रयोग एवं गिरते भूजल स्तर से उत्पन्न होने वाली स्थिति चिंता का विषय है। हमें पोषण युक्त खेती करने के साथ साथ किसानों तक उन्नत प्रौद्योगिकी पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 83 कृषि विज्ञान केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। फाउंडेशन ने भारत सरकार के बायोटेक किसान परियोजना के साथ मिलकर पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र व चंदौली जिलों में सराहनीय कार्य किया है। मोटे अनाज को देश और विदेश में लोकप्रियता दिलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समारोह में मिलेट्स का उपयोग अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में मिलेट्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन में देशी विदेशी मेहमानों के लिए पूरा खाना मिलेट्स पर आधारित ही बनाया गया। पोषण की गुणवत्ता के कारण ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेन्यू का हिस्सा भी बन रहे हैं। मिलेट्स के स्वाद को आप तक पहुंचा रहे हैं संवाददाता अजय मिश्रा। इस साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट में इस वक्त आप देखें तो आईटीसी ने खास तौर पर जो ये पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया है वो मिलेट के ऊपर आधारित है। इधर आप स्टार्टर्स देखें तो स्टार्टर्स भी पूरी तरह से मिलेट्स के बने हुए हैं, जिसको लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मिलेट्स को काफ़ी पोषण से भरा हुआ माना जाता है, प्रोटीन और कैल्शियम से रिच माना जाता है और इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। अब मेन कोर्स में भी हम देखें तो बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो मिलेट बेस्ड हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया जाए और इंटरनेशनल लुक दिया जाए। मेरे साथ आईटीसी के शेफ जो हेड शेफ हैं मनीषा वसीम जी हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद मैम। कितना चैलेंजिंग था मिलेट को यूज़ करना ऑल मिलेट डिनर के लिए? तो आईटीसी होटल्स के लिए हमने तो मिलेट काफ़ी सालों से शुरू किया हुआ अपने मेन्यू में। खाली हमने देखा कि कैसे इसको इंटरेस्टिंगली इनकॉर्पोरेट करें अपने मेन्यू में। हमने इसको वेस्टर्न में भी डाला, इंडियन में भी डाला, इसका हलीम भी बनाया, इसका पैनकेक्स भी बनाया। तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इंटरेस्टिंग बट नॉट डिफिकल्ट। जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, अभी बहुत सारे डिप्लोमेट्स में हैं यहाँ पर, वो किस तरह से इसको ले रहे हैं? बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, थोड़ा सा हम ग्लोबल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि एक और नए तरीके से मिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेट इज द वे फॉरवर्ड एक्चुअली, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे पानी की स्केर्सिटी है और हमको बाय 2050 ऑलमोस्ट सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल वी हैव टू फीड मोर, तो मिलेट इज द बेस्ट आंसर टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मिलेट कम पानी में उगता है, गेहूं और चावल की तरह इतना पानी की इसको ज़रूरत नहीं है। और जब हम इसका जैसे रिजोटो बनाते हैं जो इंटरनेशनल फूड है, या इसका पास्ता बनाते हैं, इसका खाउसवे बनाते हैं, तो इंटरनेशनल फ्लेवर आ गया है। तो वी शोन दैट यू कैन यूज मिलेट इंडियन ग्रेन फॉर एन इंटरेस्टिंग ग्लोबल फूड एज वेल।
हमने बाजरे की खीर बनाई है। तो बाजरा इज अगेन वेरी ट्रेडिशनल इंडियन ग्रेन। नॉर्मली खीर या फिरनी चावल की बनती है, हमने बाजरे की बनाई है। या हमने रागी का हलवा बनाया है, जैसे नॉर्मली हलवा आप सूजी का बनाते हैं या मैदे या आटे का बनाते हैं, हमने रागी का बनाया। तो देयर वेरियस कॉम्बिनेशन दैट वी वर्कड ऑन एंड द रिजल्ट हैज बीन वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये जो ट्रेडिशनल एक तरह से वैल्यू है हमारी, उसको फिर से ग्लोबल दिशा देने की जरूर कोशिश की जा रही है और आईटीसी मौर्या का ये जो प्रयास है वो काफी हद तक अपना रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उत्तर भारत में जल्द ही ठंड और शीत लहर के कहर से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 20 जनवरी की रात से 26 जनवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे शीत लहर में कमी आ सकती है। इस दौरान तापमान में भी वृद्धि आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी और 20 जनवरी को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से देश में मूलभूत सुविधाओं का भी तेज गति से विस्तार हो रहा है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड की राजधानी आकांक्षी जिला रांची में भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत हर घर नल योजना से ग्रामीण घरों में पानी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के पिठौरिया के ग्रामीणों को पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। गांव की महिलाएं मीलों दूर से सिर पर पानी ढोकर लाती थीं, मगर अब ऐसा नहीं है। आकांक्षी जिला रांची में अब ग्रामीणों को हर घर नल योजना की बदौलत शुद्ध पानी मिलने लगा है। केंद्र प्रायोजित योजना से गाँव में ही जल मीनार बनाया गया है, जिससे गांव के एक एक घर को पाइपलाइन के जरिए जोड़ा गया है। यहाँ घर घर नलों से निकलती जलधारा से खुशियां बिखर रही हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जीवन में आए इस बदलाव से महिलाएं खासी खुश हैं। ये तो बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर दूर से लाते थे। टंकी बना है, उस समय से दिक्कत नहीं होता है। पानी देता है तो अब नहीं जाते हैं लाने के लिए। हम लोग को पानी लेके कम से कम 2 बार पानी दे रहा है हम लोग को। इससे पहले हम लोग 1 किलोमीटर दूर से लाते थे पानी जाके। पानी के पीछे बहुत समय लगता था हम लोग का। अभी है कि चलो घर बैठे पानी मिल रहा है हम लोग को। हाँ, सब चीज अच्छा हो रहा है। अभी तो बहुत ही हो गया है सुविधा। पहले बहुत दिक्कत होता था, बहुत दूर जाना पड़ता था लेने के लिए। अभी तो आया तो सब कुछ घरे में ही हो जाता है। पानी 2 टाइम मिलता है इस जगह में, और जगह तो नहीं मिलता है। कुछ साल पहले तक देश के दूर दराज के गांवों में पानी सर पर ढोना एक मुसीबत था, लेकिन अब वंचित इलाके के लोगों को भी सरकार की योजनाओं ने जल संकट से उबारकर उन्हें नल के पानी से सराबोर करते हुए उनकी आकांक्षाएं पूर्ण की हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बनी हुई है। बुधवार को गुजरात और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 18 जनवरी को लिंगा सुगुर मंडी में भाव में मजबूती दर्ज हुई। वहीं जसदड़ मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एडमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदड़ मंडी में 17 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,750 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 जनवरी को अरहर का भाव था 7,300 रुपए। 18 जनवरी को उसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 7,350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो 17 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,750 रुपए, जो कि 18 जनवरी को बिना किसी बदलाव के 6,750 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की गाजियाबाद मंडी में बुधवार को अरहर के सौदे 6,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए।
पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को जसदड़ और लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि जोधपुर और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदड़ मंडी में 17 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,275 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 230 रुपए का उछाल आया और भाव 5,505 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 जनवरी को सरसों का भाव था 6,590 रुपए। 18 जनवरी को इसके सौदे 6,590 रुपए के स्थिर भाव पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 जनवरी को सरसों 6,400 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की लखीमपुर मंडी में 17 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,690 रुपए, जो कि 18 जनवरी को 30 रुपए बढ़कर 6,720 रुपए पर पहुंच गया। और आइए अब जानते हैं मौसमी खेती के बारे में। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पंजाब में गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में गुड़ाई करते रहें। किसान गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके साथ ही सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में खीरे की बुआई कर लें। यहाँ के किसान मूली के खेत में सिंचाई करें। अभी आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसके साथ ही अंगूर की रोपाई कर लें। पंजाब में नाशपाती की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज की रोपाई करें। वहाँ के किसान धनिये और मीठे की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई कर ले। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। साथ ही टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। यही आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय प्याज के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। प्याज के खेत में सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुआई करने का समय उपयुक्त है। वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। इस समय आम के बागों में निराई और गुड़ाई कर लें। आम के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ के किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है
और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और आइए अब जानेंगे कुछ और खबरें खास खबर में। पश्चिम बंगाल में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र में आजाद कश्मीर को लेकर एक सवाल पूछे जाने पर विवाद काफी बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। बुधवार देर शाम कोलकाता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक से इत्र दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क की कार्यकारी उपाध्यक्ष कैमिला सल्वेस से मुलाकात की। दोनों के बीच मधुमेह के उपचार को लेकर नई तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई। वहीं दवाओं में अनुसंधान और विकास के विस्तार पर भी बात की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने तिरुवनंतपुरम में G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक से इत्र योग सत्र में भाग लिया। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि योग हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इससे हम कई रोगों से मुक्त रहते हैं। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अल साल्वाडोर की यात्रा पर है। मीनाक्षी लेखी ने अल साल्वाडोर के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को सिंगापुर की स्कूट एयरलाइन का एक विमान अपने पूर्व निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले रवाना हो गया, जिससे 30 से ज्यादा यात्री एयरपोर्ट पर ही छूट गए। यात्रियों का कहना है कि उन्हें फ्लाइट रीशेड्यूल होने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। मामले पर संज्ञान लेते हुए नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कहा है कि वो इस मामले को देख रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोयले के 1 बिलियन टन BT से अधिक के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोयला सचिव ने सभी कोयला कंपनियों के साथ गहन समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि कोयला कंपनियों के निरंतर प्रयास से 97 कोयला खानों में से 56 खानों के संदर्भ में कोई भी मामला लंबित नहीं है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।